हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। 2 मई दीदी गई। इंडिया टीवी और पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल यही बता रहा है। बंगाल में बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिलने का अनुमान है। तृणमूल कांग्रेस को 64 से 88 सीटें मिल सकती हैं। आपको 8 फेज का एग्जिट पोल एक एक करके दिखाएंगे, एक एक सीट का हाल भी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें बता देते हैं। पहली बड़ी बात यह कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। दूसरी बड़ी बात, नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार सकती हैं। और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, भवानीपुर भी बीजेपी जीत सकती है। एक एक करके हम आपको सारी बड़ी बातें बता रहे हैं। चौथी बात यह कि बंगाल में मोदी लहर चल रही है। और पांचवी यह कि पहले चरण में बीजेपी को बंपर बढ़त मिलती नजर आ रही है। छठी बड़ी बात यह कि बंगाल चुनाव में हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा। सातवीं बात यह कि बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट भी बंटा है। और फिर आठवीं यह कि कोलकाता का भद्र लोग यानी हिंदू वोट टीएमसी के साथ है। यह थोड़ा हैरानी वाली बात। और 9वीं बात यह कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 10वीं बात यह कि पीरजादा और ओवैसी का जादू बिल्कुल नहीं चला है। तो ये 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं एग्जिट पोल में जो सामने निकल कर आई हैं। यानी भगवा रंग यहां पर एक तरह से पूरी तरह से नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। अब सबसे पहले हम आपको पहले फेज की बात बता दें। अभी हमने आपको 10 बड़ी बातें बताई। पहले फेज की अगर हम बात देखें तो आपको बता दें कि ये तो पहले बंगाल का फाइनल एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पहले फेज में क्या हो रहा है। और अगर ओवरऑल पोजीशन देखें तो बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 64 से 88 टीएमसी को और 7 से 12 कांग्रेस प्लस को। अन्य के खाते में एक भी सीट आती नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम आपको एग्जिट पोल के मुताबिक फेज 1 की क्या स्थिति बनी, यानी 30 सीटों में से बीजेपी को 24 से 27 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें नजर आ रही हैं। यानी पहले फेज को अगर हम देखें तो 30 में से 24 से 27 सीट बीजेपी को सीधे सीधे बीजेपी को यहां बढ़त मिलती नजर आ रही है। यह आपके आंकड़े इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। फेज 1 30 सीटें, जिसमें से 24 से 27 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। अब जरा दूसरे फेज की बात कर लें। दूसरे फेज में भी 30 सीटों पर मुकाबला था, जबकि 28 सीटें सीधे सीधे क्लियर बीजेपी के पक्ष में आती नजर आ रही हैं और केवल 2 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस प्लस और अन्य के खाते में एक भी सीट नजर नहीं आ रही है। यह फेज 2 का एग्जिट पोल बता रहा है। 30 में से 28 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही है। अब बात करते हैं तीसरे फेज की। थर्ड फेज में 31 सीटें, जिसमें 16 से 19 यहां थोड़ा बीजेपी जो है उसका साथ कांटे की टक्कर में नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन 10 से 12 में वहां सिमटती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस प्लस और अन्य के खाते में यहां कोई सीट नहीं आ रही है। तो इधर भी बीजेपी जो है वो बढ़त बीजेपी को थर्ड फेज में यानी 31 सीटों पर आप देखें तो 16 से 19 सीटें बीजेपी को, जबकि 10 से 12 तृणमूल कांग्रेस को। अब जरा बात कर लेते हैं फोर्थ फेज की। चौथे फेज में आप देखिए 44 सीटें, जिसमें से 25 से 30 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, जबकि 11 से 13 सीटें टीएमसी के खाते में आ रही है। कांग्रेस प्लस के खाते में केवल एक सीट और अदर्स आप देख रहे हैं यहां पर भी उनका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो ये अब अगले फेज की तरफ हम बढ़ते हैं। आप देखिए ये फेज 5 आप देखिए 5वें फेज में 32 से 36 सीटें 45 में से मिल रही हैं बीजेपी को, जबकि 3 से 8 में तृणमूल कांग्रेस। और यहां पर भी कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो गठबंधन है उसको एक सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि अदर्स यहां पर भी शून्य हैं। तो 32 से 36 45 में से सीधे सीधे बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। और फिर छठा फेज आप देखें 24 से 25 सीटें बीजेपी को, जबकि 12 से 17 सीटें मिल सकती हैं तृणमूल कांग्रेस को, एक कांग्रेस प्लस को और अन्य के खाते में यहां पर भी शून्य। तो इधर भी आप देखें सीधे सीधे बीजेपी को काफी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। अब मैं बात करता हूं 7वें राउंड की। एग्जिट पोल का डाटा कहता है कि 34 में से बीजेपी 13 से 16 सीटें जीत सकती हैं, जबकि टीएमसी 14 से 16 सीट जीत सकती है। तो यहां आप देखिए 7वें फेज में यहां तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा एज मिलता नजर आ रहा है। 1 से 2 सीटें कांग्रेस प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में यहां पर भी कोई सीट नहीं है। तो 34 में से आप देखिए यहां तृणमूल कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, 14 से 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब
फेज 8 यानी आज जो वोटिंग हुई उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी को 35 में से 12 से 14 सीटें मिल रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 10 से 15 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस प्लस को 5 से 6। यहां पर थोड़ा कांग्रेस प्लस को हल्का सा फायदा मिलता नजर आ रहा है और अन्य के खाते में यहां पर भी शून्य। और ये फाइनल ओवरऑल टैली आप देखें 292 यानी 2 सीट्स पर जो है, चूंकि जो कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से 292 सीटों का हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 173 से 192 2 तिहाई बहुमत से जीत दर्ज करती हुई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जो है सिमट कर 64 से 88 सीटों पर आती हुई नजर आ रही है, जबकि 7 से 12 कांग्रेस प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है और अदर्स का खाता जो है वो नहीं खुला है। अमित मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित मालवीय जी, हमारा एग्जिट पोल ये बताता है कि 2 तिहाई बहुमत से ज्यादा सीटें आप जीत रहे हैं। क्या यही आपका भी आकलन है या दरअसल आपको लगता है कि 200 के पार उसके नीचे बिल्कुल नहीं? देखिए, हमारा आकलन था कि हम 200 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएगी, लेकिन आप जो आंकड़े दे रहे हैं मुझे लगता है वो यथार्थ के बहुत करीब है और 2 मई को जो परिणाम आएंगे वो बहुत हद तक आपके दिखाए हुए आंकड़ों के आसपास रहेंगे। देखिए, पिछले कई महीनों से मैं बंगाल में हूं और बंगाल में मेरा बहुत दौरा हुआ है और अलग अलग प्रदेशों में मेरा जाना हुआ है। जब हम बंगाल को बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि बंगाल एक होमोजेनस प्रदेश है जहां पे लोगों की आकांक्षाएं और उनकी उम्मीदें एक जैसी हैं। लेकिन जब आप बंगाल में आए तब आप देखेंगे कि बंगाल में बहुत अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, उनकी आकांक्षाएं बहुत अलग अलग हैं और पिछले कई वर्षों से उनकी इन आकांक्षाओं की पूर्ति तमाम सरकारों ने नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा में यहाँ पे चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर देखी गई और हमने ऐसा पाया कि वो लहर सिर्फ लोकसभा तक के लिए सीमित नहीं थी, वो विधानसभा के चुनाव में भी उसी तरीके से आगे बढ़ती रही और इसीलिए ये जो परिणाम हम देख रहे हैं मुझे लगता है आपके दिखाए हुए एग्जिट पोल के आसपास रहेंगे और बहुत करीब रहेंगे। अमित मालवीय जी, ऐसे कई मौके आए जहां पर टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस आपके जरिए ट्वीट किए गए, आपने उन्हें काफी प्रमुखता से लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश भी की और ऐसा माना गया कि दरअसल उसका प्रभाव भी इस बार के चुनाव पर पड़ा है। क्या इन टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस को सार्वजनिक करने से आपको फायदा हुआ? क्या ये पॉलिटिकल कैपिटल आपके लिए साबित हुआ? देखिए, जनता के सामने सच आना जरूरी है। जब ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ता को कहती हैं कि लाशों को वहां पे समेट के रखना और अगले दिन हम आके वहां पे जुलूस निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं एक आपराधिक मानसिकता का परिचय मिलता है और बंगाल की जनता को यह जानना जरूरी है कि उनकी मुख्यमंत्री किस प्रकार की राजनीति कर रही है। जब तुष्टीकरण की हम बार बार बात करते थे तो वो इन ऑडियो कॉल्स के माध्यम से लोगों के सामने आई। जब ममता बनर्जी के निकटतम जो लोग हैं वो कहते हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की वजह से हार रही हैं, तो वो लोगों के सामने आना जरूरी है क्योंकि ये बात भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्षों से कह रही थी और जब उनके खुद के लोग ये कहने लगे तो स्वाभाविक रूप से लोग उसको ज्यादा सच और यकीन के साथ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन ऑडियो टेप्स का सामने आना टीएमसी के लिए घातक साबित हुआ। नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी जब हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को फोन करके कहती है कि उनके चुनाव में मदद करें, तो आप समझ सकते हैं कि वो नंदीग्राम खुद नहीं जीत रही हैं, तो उनकी पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती है, ये बड़ा सवाल लोगों ने उनके सामने, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने खड़ा कर दिया था। अमित जी, महुआ मोइत्रा से कई बार जब मेरी बात हुई, उन्होंने आपके ऊपर बड़े सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे ट्वीट्स करते हैं, आप कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो सांप्रदायिक हैं, जो ध्रुवीकरण को बढ़ाती हैं और यह आरोप तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं पर भी लगाए, आपके ऊपर भी लगे। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट तौर से आज हमारे दर्शकों को बताएं, क्या किसी भी तरह से कभी भी आपने या आपकी पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम देने की कोशिश की बंगाल में? देखिए, पिछले 10 वर्षों में ममता बनर्जी ने वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति की चरम सीमा पार कर इतनी तुष्टीकरण की राजनीति की कि वहां का जो हिंदू समुदाय है वो अपने आप को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझने लगा। जब बंगाल में हिंदुओं को दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए कोर्ट जाना पड़े जी, जब सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना बंद करा दी जाए और जब उर्दू को बांग्ला के ऊपर प्राथमिकता दी जाए
और अगर इन सारे मुद्दों को भाजपा अपने चुनावी प्रचार में उठाए और हमें ध्रुवीकरण का हम पर इल्जाम लगाया जाए, तो मुझे लगता है ये यथार्थ से बहुत दूर है। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच जो नाराजगी थी वो उठा रहे थे। और अगर ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय विशेष की बात करेंगी, तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो हमें कम्युनल होने की बात कहते हैं कि भाई जो प्रदेश में हिंदू नागरिक रहता है उसकी बात कौन करेगा? हम तो सभी नागरिकों की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम सड़क की बात करते हैं, जब हम घर घर नल से पानी पहुंचाने की बात करते हैं, तो हम धर्म विशेष की बात नहीं करते। लेकिन जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा विसर्जन रोक देती है क्योंकि मुहर्रम को उनको प्राथमिकता देनी है, वो तुष्टीकरण होता है। और अगर इस प्रकार की तुष्टीकरण राजनीति को लोगों के सामने रखना कम्युनल है, तो फिर ऐसी राजनीति समाज के हित में करना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, क्योंकि हम किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। चलिए अमित मालवीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। हम दर्शकों को बता दें कि अमित मालवीय जी हमारे साथ 2 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारे साथ लगातार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हम आपको एक एक फेज का किस तरह का गणित बैठा है वो जरा एक बार आंकड़े एक बार बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सज्जन प्लीज आप हमारे साथ आइए, अजय आप भी आइए। तो हम आपको एक एक करके अब बताएंगे फेज वाइज, यानी 8 फेज में चुनाव हुआ है। अजय प्लीज आप आइए। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले फेज की बात कर ले। 30 सीटें जो थी उसमें से अगर आप देखें तो किस तरह से अब ये पूरा गणित हम आपको समझाते हैं। यानी 30 सीटों में अगर आप देखें तो आप ये देखिए कि हम आपको पूरा एक एक सीट जो है वो दिखा रहे हैं। अजय जी आप प्लीज इधर आइए। बिल्कुल सज्जन, अभी थोड़ा आ गए हैं। जरा अगर हम सीटों के इस आंकड़े को देखें, हमने इस पर पहले भी चर्चा की है, लेकिन जिस तरह से पहले फेज को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तो पूरी तरीके से टीएमसी के पैर उखाड़ दिए। बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जो आप देखें कि झारखंड और ओडिशा के साथ लगे हुए बॉर्डर्स हैं जी, और उसके साथ ये जंगल महल का एरिया भी है, तो यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी इनके डायनेमिक्स अलग हैं। और जैसा हमने पहले ही बताया कि 2019 में जो लोकसभा के परिणाम थे उनमें वो जो ट्रेंड है वो ये विधानसभा में भी परिलक्षित हुआ है। और आदिवासी काफी ज्यादा हैं, दलित समुदाय के लोग काफी ज्यादा हैं, महतो कुर्मी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। सज्जन अगर मैं आपसे देखना चाहूं, यहां हम देख रहे हैं 3 सीटों पर जो है वो तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। और ये तीनों सीटें जो हैं 2 तो एसटी हैं और 1 एससी की सीट है जी। नहीं देखिए, इसमें एसटी और एससी वाली बात जो है यहाँ बहुत, जैसे मान बाजार में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे जो एसटी तो है, सीट तो एसटी है, लेकिन इसमें एसटी वर्ग में अभी भी बीजेपी का ज्यादा दिखा। लेकिन जो बाकी जो बंगाली हिंदू समाज था उसमें तृणमूल को लेके थोड़ा ज्यादा यहाँ पे दिखा था। सालतोरा में भी आप देखें तो वहाँ पे थोड़ी बीजेपी की सांगठनिक जो कमजोरी थी वो थोड़ी ज्यादा थी। तो ये सब एक्सेप्शनल सीट्स हैं। ये सब कोई ट्रेंड आपको नहीं दिखाता। 30 सीटों में से ऐसी कौन सी सीट आपको लगती है जो कि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित तरीके से जीत रही है? अगर आप इन 30 सीटों में अप्रत्याशित तौर पे अगर आप कहें तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिख रहा है। कारण ये है कि ये एरिया ही बीजेपी के स्वीप करने वाला एरिया है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हम खड़गपुर की बात करें, आईआईटी वहां पर है जी, और जाहिर सी बात है खड़गपुर की एक अलग पहचान है जी। भारतीय जनता पार्टी का खड़गपुर जीतना क्या मैसेज है? देखिए वो बिल्कुल वो मैसेज ये मैसेज जो कि मैंने पहले भी कहा कि ये केवल जो सबल्टन सेक्शन है, जो दलित आदि, वो नहीं है। बाकी जो जनरल बंगाली हिंदूज भी वो भी दे रहे हैं। बस वो कोलकाता का एक छोटा सा जो भद्रलोक एक जो बुद्धिजीवी समुदाय है जी, वो अलग थलग पड़ा हुआ। चलिए अब पहले फेज की हमने बात कर ली, अब जरा सज्जन हम दूसरे फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज जो है उसमें भी हम देख रहे हैं पूरा भगवा रंग जो है वो पूरा नजर आ रहा है। केवल 2 सीटों पर हमें तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगे जी? यहाँ पे भी देखिए थोड़ी तो यहाँ पे माइनॉरिटी वोट्स भी है, और उसके अलावा हमने कहा कि ये कोई ट्रेंड नहीं परिलक्षित कर रहे हैं, इनसे कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं आ रहा है। ये एक्सेप्शनली क्या है कि यहाँ पे टीएमसी के कैंडिडेट, मैं आपका ध्यान सबसे पहले नंदीग्राम पे ले जाना चाहूंगा। नंदीग्राम जो था वहां 5 दिन डेरा डालकर बैठे रही ममता बनर्जी, तो कहीं उनको उसी वक्त लग गया था कि वो जमीन जो है वो खिसकती जा रही है उनके पांव के। बिल्कुल, देखिए
नंदीग्राम मतलब ये जो भी उनके स्ट्रेटजीज थे या उनका अपना डिसीजन था, ये मुझे तो नहीं लगता ये बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर थी और उनकी पूरी एनर्जी अपने सीट को बचाने में कम से कम 2 चरण तक पूरी की पूरी सिमट के रहेगी, क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का ज्यादा पुराना रिश्ता था, वो कई बार जीत चुके थे। और दूसरा जो वहां की डेमोग्राफी है, जब पोलराइजेशन भी हुआ है एंटी इनकम्बेंसी के साथ हिंदू मुस्लिम का, तो निश्चित तौर पे ये यहां मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि नंदीग्राम का जिक्र हो रहा है तो शुभेंदु अधिकारी का जिक्र होता है। शुभेंदु अधिकारी को जाने देना यानी वो कितना डैमेज कर सकते हैं तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, उसका ख्याल होता है मन में कहीं ना कहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक या नहीं ऐसी है क्या स्थिति बन जाती है कि जाने दिया गया उनको? देखिए, बड़ा ही स्पष्ट था कि शुभेंदु अधिकारी अपने लिए रास्ता तलाश रहे थे, और वो सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, लगभग 1.5 साल पहले से वो तृणमूल कांग्रेस में अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे थे। अभिषेक बैनर्जी जिस तरीके से पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करते चले जा रहे थे, पूरी पार्टी की फाइनेंस, बहुत कम लोग शायद इस बारे में प्रमुखता से जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस का पूरा फाइनेंस आज सिर्फ अभिषेक बैनर्जी कंट्रोल करते हैं। और ये बताता है कि किस तरीके से पावर सेंटर कहां और कैसे है। जी, इस बार का चुनाव, ये कहना गलत नहीं होगा, भले ही ममता बनर्जी ये चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस चुनाव में अगर कोई व्यक्ति, अगर टीएमसी जीतती है और मान लीजिए कि हमारा एग्जिट पोल पूरे तरीके से खारिज हो जाता है, तो इस बार का चुनाव ममता बनर्जी चेहरे के तौर पर जरूर जीतेंगी, वस्तु स्थिति अभिषेक बैनर्जी की जीत हो। चलिए, हमें पूरे 8 फेज कवर करने हैं जल्दी से, तो अब तीसरे फेज की जरा हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 फेजेस की बात की, थर्ड फेज की बात करें, 31 सीटों की ये जो पूरा ब्यौरा है, इसमें हम देख रहे हैं कि हरा रंग थोड़ा नजर आना शुरू हो गया है। थर्ड फेज जो है इसमें टीएमसी दिख रही है हमें। हाँ, कारण यह है कि जो दक्षिण 24 परगना की जो सीट्स हैं, इसमें अगर आप शुरू में देखें तो उसमें जो है माइनॉरिटी वोट्स काफी ज्यादा है, तो डेमोग्राफी के कारण, और डायमंड हार्बर जो है अभिषेक बनर्जी जो है, और माइनॉरिटी वोट्स भी है, दोनों फैक्टर है। तृणमूल का संगठन भी मजबूत है और माइनॉरिटी वोट्स भी कंसोलिडेटेड है, तो इस कारण से आपको तृणमूल की वापसी दिख रही है। अजय उलूबेड़िया जो है वो भी उत्तर और दक्षिण काफी चर्चा में रहा इस चुनाव के दौरान। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद का फेज दरअसल बताएगा कि उलूबेड़िया में भी कैसे डिवाइड है। सज्जन, ये डिवाइड किस तरीके से? देखिए, उलूबेड़िया में जो डिवाइड है वो वहां पे भी थोड़ा सा माइनॉरिटी और हिंदू वोट्स का डिवाइड है, और उसके साथ आप देख लें कि क्लियरली डेमोग्राफिक पैटर्न पे वहां पे दिखा है। बस फर्क यह है कि दक्षिण 24 परगना की इन सब सीट्स के मुकाबले में वहां पे फिर भी एक रेसिस्टेंस है, इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी को जहां भी डेमोग्राफी फेवर कर रही है वहां पे बीजेपी। तारकेश्वर का अगर मैं जिक्र करूं, इसका ये नाम भी काफी चर्चा में रहा। तारकेश्वर सपन दास गुप्ता वहां से लड़ रहे थे। पहले हमने इसे आसान सीट, ये बहुत मुश्किल नहीं लेकिन ये आसान सीट भी नहीं था, तो पिछली बार हमने इसे 50-50 में रखा था, लेकिन इस बार जब हमारा वहां पे जाना हुआ। चलिए, अब जरा चौथे फेज की बात कर लेते हैं। अभी तक 3 फेजेस की हमने बात की, 31 सीटें थर्ड फेज में थी। फोर्थ फेज में जरा देख लेते हैं कि फोर्थ फेज क्या कह रहा है। तो ये आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी 44 सीटें फेज 4 में, और यहां पर भी थोड़ा हमें नजर आना शुरू हो गया है हरा रंग। लेकिन अगर मैं सबसे पहले बात करूं शीतलकुची की, तो ये काफी चर्चा में रही ये जगह, और इसका ऑब्वियस रीजन है वो आप बताएंगे। उसके अलावा टॉलीगंज जो है ये हैरान करती, क्योंकि बॉबल सुप्रियो जो है वो यहां से उम्मीदवार है, तो यहां टीएमसी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखिए, टॉलीगंज कभी भी अगर आप देखें तो जो स्टार जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, आप देखेंगे उन्हें बहुत आसान सीटें नहीं देखे हैं। जैसे तारकेश्वर भी लोग समझते हैं आसान है, वो आसान सीट नहीं थी। टॉलीगंज भी टफ सीट था, इसलिए हमारा कॉल ये है कि जब हमने जो बात किया उसमें बीजेपी के लिए यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। एक आध लोगों ने कहा कि एनालिस्ट ने कहा कि नहीं शायद बीजेपी भी बाजी मार ले, लेकिन हम लोगों के रिस्पॉन्स के मुताबिक से इस सीट को बीजेपी के लिए टफ सीट मान रहे हैं। तो उस लिहाज से देखें कि एक मैसेज, हर सीट बीजेपी जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, कुछ सीट से वो नैरेटिव जादवपुर यहां पर एक ऐसी सीट है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या यहां पर वामपंथ दलों का वर्चस्व इस बार दिखेगा? मुझे लग रहा है कि यह सीट सीपीएम जीत जाएगी, क्योंकि रिलेटिवली उनके एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जो है वहां सीपीएम ले रही है, बीजेपी नहीं ले पाई। चलिए, अब बात करते हैं फिफ्थ फेज की। 4 फेजेस की हमने बात कर ली अब तक। फिफ्थ फेज क्या कहता है, जरा आप उस पर एक निगाह डाल लें। तो फिफ्थ फेज में 45 सीटें हैं, और इन 45 सीटों में भी अगर आप देखेंगे तो भगवा रंग साफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगह हमें हरा रंग नजर आ रहा है टीएमसी का। और ये आप देखें कि जलपाईगुड़ी जो सीट है वो कांग्रेस प्लस। यहां पर आप क्या कहेंगे? जलपाईगुड़ी पहले देखिए, ये पहले भी हमने कहा कि जो स्थानीय जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनका व्यक्तिगत हमें लगा कि पर्सनल काफी ज्यादा कनेक्ट है, रिगार्ड है, इस कारण से इस सीट को हमने उसमें डाला कि भाई ये सीट शायद अंत में कांग्रेस ले जाए। और इसका
कारण से हमने, लेकिन बाकी आप देखें तो ये जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग वाला एरिया है, और उसके बाद देखें नदिया का पूरा एरिया है, जिसमें आपको मतुआ समाज जो है, जो नमशूद्रा दलित के एक सेक्ट है। और उसके अलावा जैसे ही आप देखें कि वो आप जाते हैं उसमें बासीरहाट वाले सीट्स में। अजय, मतुआ का जिक्र हुआ है तो बांग्लादेश जो दौरा था प्रधानमंत्री का, उसको लेकर काफी सवाल उठाए थे तृणमूल कांग्रेस। सवाल चाहे टाइमिंग को लेकर सवाल उठाइए या जैसे भी जंग में सब जायज है, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप देखें तो अगर कोई भी राजनेता हो, उसके सामने अगर मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसे क्यों चुके? क्या हम ये मानते हैं कि कल को ममता बनर्जी को बांग्लादेश जाने का मौका मिलता और वो मतुआ समाज को वहां से संबोधित करने की कोशिश नहीं करती? जाहिर सी बात है, ऐसा मौका बीजेपी ने मौके पे चौका मारा, करेगा। मौके पे चौका मारा गया, ये आप भी मानते हैं? देखिए, राजनीति में सब जायज है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो वो एक धर्म युद्ध से कम नहीं है। यहां पर आप ये नहीं समझ सकते कि नैतिकता क्या है और नैतिकता क्या नहीं है। ये बोलचाल में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एक एक वोट के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो यहां फिर नैतिकता अपने युद्ध और जंग में सब कुछ जायज है। चलिए अब बात जल्दी से करते हैं 6th फेज की। छठा फेज क्या कह रहा है, अब उस पर जरा एक निगाह डाल लेते हैं। तो आप ये देखिए 6th फेज में यहां पर आप देखें तो काफी उपस्थिति नजर आ रही है हमें ग्रीन कलर की। सज्जन जरा इस फेज के बारे में देखिए, इसमें फिर जो दिनाजपुर वाला एरिया है और कुछ मालदा वाला एरिया है जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, चोपड़ा है, इस्लामपुर है, गोलपोखर है, ये सब जो है उत्तर दिनाजपुर का एरिया है, उसमें दक्षिण दिनाजपुर का एरिया है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि जो डेमोग्राफी है वहां पे क्लियरली बीजेपी को, टीएमसी को फायदा मिल रहा है। लेकिन जहां जैसे ही आप जाते हैं ये जो नदिया डिस्ट्रिक्ट का नवद्वीप, कृष्णानगर, बागदा, बनगांव, ये सब सीट्स में आप देखें जिसमें मतुआ समाज है बहुत कुछ, तो सीधा आप देखें कि आपको दिख रहा है। और उसी तरीके से आप चले जाएं दमदम, बैरकपुर, तो उसमें एक मिडिल क्लास में भी जो है धीरे धीरे आप देखेंगे 19 के तुलना में ये दर्शाता है कि सीपीएम का वोट तो शिफ्ट किया ही है, टीएमसी का भी एक हिस्सा जो है इस बार बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, जो कि बीजेपी के जीत का एक कारण है। बिल्कुल। और 7वें फेज की अब बात कर लेते हैं। जरा वो आंकड़े भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि छठे फेज के बाद से एक तरह से पूरा सिर्फ डेमोग्राफिक बेस पर ही चुनाव लड़ा गया, क्योंकि छठे फेज के बाद जितनी भी सीटें हैं, इन सीटों पर अभी तक तृणमूल कांग्रेस, मुर्शिदाबाद यहां पर उसका उल्लेख करना होगा, मुर्शिदाबाद। जी, अब देखिए इसमें मुर्शिदाबाद का एरिया है, तभी आप अचानक देखेंगे कि टीएमसी की वापसी है और कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस पे यहाँ पे अचानक से थोड़ी बहुत इनकी उपस्थिति दिख रही है। मुर्शिदाबाद मैंने पहले ओपिनियन पोल में नहीं दिया था बीजेपी को, इस बार जाने का कारण यह है कि हमने देखा कि हिंदू वोट्स थोड़ा ज्यादा है, लगभग 5% ज्यादा है वहां पे, मोटा मोटी अगर मान लें। और हमने देखा कि जितने भी अलग अलग सेगमेंट जो है हिंदूज के, चाहे वो डेली वेज वर्कर हो और चाहे वो रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल हो, रिस्पॉन्स बिल्कुल यूनिफॉर्म था कि इस बार बदलाव होगा। चलिए अब जल्दी से 8वें फेज की बात कर लेते हैं, जहां आज वोटिंग हुई। 8वां फेज क्या कह रहा है, 35 सीटों के लिए यहां चुनाव हुआ। और आप यहां पर भी देखें कि तृणमूल कांग्रेस जो है अजय, बाकी फेजेस के मुकाबले हम देख रहे हैं कि यहां पर काफी हरा रंग नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर जो स्टोरी है वो स्टोरी है वामपंथ दलों की। और जो आप अभी नीला रंग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अलग कहानी बयान कर रही। कांग्रेस को अब वाकई में अपने ड्रॉइंग बोर्ड पर जाकर सोचना पड़ेगा कि पार्टी का क्या करें, क्योंकि अगर ये हाल बंगाल में कांग्रेस का इंट्रोस्पेक्शन का वक्त कम्युनिस्टों के लिए भी 34 साल राज किया, आज दे आर नोवेयर। लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति आज वामपंथ दलों की थी और जिस तरह से वहां पर पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई, एक नई पीढ़ी वहां पर आज खड़ी होकर विपक्ष के तौर पर है। और यकीन मानिए, अब भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार बनाती है बंगाल में, तो विपक्ष के तौर पर तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि वामपंथ दल होगा। चलिए, अभी तक हमने अपने एग्जिट पोल की बात की, पीपल पल्स की बात की, एग्जिट पोल इंडिया टीवी की बात की। अब हम आपको बताते हैं कि बंगाल चुनाव का महा एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है। आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त इंडिया टीवी पीपल्स पल्स में अगर आप देखें तो बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 64 से 88 तृणमूल कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देखें तो 134 से 160, यानी यहां पर भी बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और 130 से लेकर 156 पर सिमटती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस। वहीं अगर एबीपी सी वोटर की बात करें तो 109 से 121 पर बीजेपी नजर आ रही, जबकि 152 से 164 पर तृणमूल कांग्रेस। यानी ये अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो सीधे सीधे जो है वो नजर आ रहा है कि यहां तृणमूल कांग्रेस सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सज्जन, जाहिर सी बात है इसमें आपका एग्जिट पोल पूरे तरीके से अलग दिखाई देता है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप भी पोलस्टर हैं, बाकी लोग भी पोलस्टर हैं। इंडिया टुडे एग्जिट पोल का जो मैं रुझान देख रहा हूं, ये तो ऐसा लग रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से हेज किया गया है, दोनों तरफ लड्डू रखने की कोशिश है।
देखिए वही है कि इसकी डिटेल्स क्या है, मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स क्या है। हालांकि आप सही बोल रहे हैं कि इंडिया टीवी एक्सिस पोल में ये है कि टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, वो दोनों तरफ वो सही होता दिखाई देगा, क्योंकि रेंज इतना जबरदस्त है। और यूजुअली ये होता है कि एक चीज, हम लोग कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि फील्ड में जो आपको दिखे, यू शुड बी बोल्ड अबाउट दैट। आपको उस पे एक स्टैंड लेना चाहिए। एक आखिरी वेजर 173, ये आपका लोएस्ट फिगर है ना? बिल्कुल, इसके नीचे बीजेपी नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं आ सकती। एक बात तो हम आपसे कह दें, ये सिर्फ सज्जन कुमार हैं जो कि दावे के साथ इस फिगर पर खड़े हैं। अगर कोई और खड़ा हो तो फिर बात हो। अभी तक ऐसे एग्जिट पोल करने वाले पोलस्टर्स बहुत कम देखे हमने। बिल्कुल अजय, और जितना कॉन्फिडेंस सज्जन ने दिखाया, 173 उनका जो है वो सबसे नीचे वाला मामला है, यानी 173 से बिल्कुल 1% कम नहीं होने जा रहा है, ये आप दावा कर रहे हैं। 2 तारीख को पूरी क्लैरिटी आएगी और हम देखेंगे कि कितना जो है वो सज्जन कुमार की बात में दम है। आपने महा एग्जिट पोल देखा, हमने इंडिया टीवी पीपल पल्स के एग्जिट पोल की 20 मिनट की रिपोर्ट तैयार की है, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे किस फेज में किस सीट पर कैसे बाजी बदली है। पश्चिम बंगाल में खेला नहीं, परिवर्तन होगा। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल यही कह रहे हैं। बंगाल में 8 राउंड तक चला मतदान आज खत्म हो गया और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। एग्जिट पोल के नतीजों पर यकीन करें तो बंगाल में ना सिर्फ परिवर्तन होने जा रहा है, बल्कि बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलने जा रही है। इंडिया टीवी ने पीपल्स पल्स के साथ जो एग्जिट पोल किया है, उसके मुताबिक 2 मई को बंगाल विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं, तो टीएमसी को जबरदस्त झटका लग सकता है और पार्टी 100 से भी कम यानी 64 से 88 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस प्लस लेफ्ट फ्रंट को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 294 में से 292 सीटें जहां चुनाव हुए, वहां बीजेपी को 173 से 192, टीएमसी को 64 से 88, कांग्रेस गठबंधन को 7 से 12, यानी इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल, माफ कीजिएगा एग्जिट पोल साफ साफ ये बता रहा है कि 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। ममता बनर्जी की 10 साल के बाद कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से वापसी हो सकती है, विदाई हो सकती है, और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कहीं भी इस दौड़ में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जिट पोल यानी वोट डालकर बाहर निकले मतदाताओं की राय के आधार पर नतीजों का पूर्वानुमान। बंगाल के असली चुनावी नतीजे तो 2 मई तक आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बंगाल चुनाव की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार बंगाल का चुनाव सबसे लंबा चला था। पहली बार राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराए गए थे। वोटिंग 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक चली। हम आपको एग्जिट पोल की फेज वाइज तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में हर फेज में कब कितनी सीटों पर वोट डाले गए। पहला चरण 27 मार्च को हुआ, जिसमें 5 जिले की 30 सीटों पर वोट डाले गए। पहले राउंड में 84.63% लोगों ने वोट डाले थे। 1 अप्रैल को दूसरे राउंड में राज्य के 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 86.11% लोगों ने वोट डाले थे। बंगाल का थर्ड राउंड 6 अप्रैल को हुआ, जिसमें 3 जिलों की 31 सीटों पर 84.61% वोट डाले गए। 10 अप्रैल को चौथे राउंड में बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर 79.90% वोट पड़े थे। इस दौर के बाद से ही बंगाल में कोरोना के केस बढ़ते चले गए थे। 17 अप्रैल को 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 82.49% वोट डाले गए थे। वहीं 22 अप्रैल को छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग हुई। इस राउंड में कुल 82% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो 26 अप्रैल को हुए 7वें राउंड में 5 जिलों की 34 सीटों पर वोट डाले गए। 7वें फेज में वोटिंग प्रतिशत में काफी गिरावट आई और 75.6% लोगों ने ही वोट डाले। वहीं 29 अप्रैल को 8वें राउंड में 5 जिलों की 35 सीट पर वोट डाले गए। आखिरी राउंड में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई।
बंगाल का चुनाव कोविड-19 महामारी की भयानक सेकंड वेव की साए तले हुआ। बंगाल में चुनाव से पहले प्रतिदिन 1000 से भी कम नए केस आ रहे थे। 27 मार्च को जब बंगाल में पहले दौर का मतदान हुआ था तो राज्य भर में कुल 812 नए कोविड केस आए थे। वहीं 29 अप्रैल को आखिरी दौर के मतदान के दिन बंगाल में कुल 17,403 नए कोविड केस आए थे। साफ है, बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का काफिला आगे बढ़ा, रैलियों, रोड शो और जनसभाओं की रफ्तार तेज हुई, कोविड के संक्रमण में भी विस्फोट हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बंगाल में वोटिंग पर कितना असर डाला, इसका अंदाजा हमें फेज वाइज वोटिंग से लग सकता है। 27 मार्च को पहले राउंड में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें पूर्वी मिदनापुर की 8, पश्चिमी मिदनापुर की 5, पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4 और झारग्राम की 4 सीटें थी। अगर हम पश्चिम बंगाल के फर्स्ट राउंड के एग्जिट पोल की बात करें, बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, सज्जन कुमार सिंह के एग्जिट पोल के मुताबिक 24 से 27 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 3 से 6, कांग्रेस को 1 भी नहीं और अन्य को 0। तो ये बीजेपी के लिए एक तरफा लहर पहले चरण की सीटों में साफ दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के अंदर, जिसमें 30 में से 24 से 27 सीटें, टीएमसी को 3 में से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 भी नहीं और अन्य को भी 1 भी सीट नहीं। तो ये तो बिल्कुल एक तरफा स्वीप बीजेपी के लिए इस पहले फेज में दिखाई दे रहा है। सज्जन जी देखिए, ये एरिया भी ऐसा है कि जो लोकसभा में भी बीजेपी ने काफी अच्छा इसमें मतलब परफॉर्म किया था। इसमें आप देखेंगे कि जंगल महल के एरियाज हैं, उसके अलावे वो झारग्राम वाला एरिया है, बांकुड़ा है, पुरुलिया है और वेस्ट मेदिनीपुर का एरिया है। तो इस एरिया में बीजेपी की पहले से काफी ज्यादा मतलब कि परफॉर्मेंस मजबूत थी और इसे तृणमूल वाले भी मान रहे थे कि सज्जन ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है पहले और दूसरे फेज में कोई सरप्राइज। लेकिन 24 से 27 यानी एक तरह से पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है पहला फेज अगर देखें तो। देखिए, उसका कारण सीधा है कि डेमोग्राफी भी देखें तो वहां पे आदिवासी हो गए, दलित समाज के हो गए और उसके बाद जो बाकी बंगाली हिंदूज हो गए वो काफी अच्छी संख्या में है। यहाँ पे माइनॉरिटीज कम है, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा यहाँ पे चैलेंज नहीं मिला है, पहले से उनका आधार यहाँ पे बिल्कुल। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो दरअसल आइए सज्जन, हम लोग जरा यहाँ पर देखें, बातचीत यहाँ पर शुरू करते हैं। आइए आप यहाँ आए। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें सज्जन, तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस 30 सीटों में जो चुनाव हुए थे, इसमें जो 2016 के जो रुझान और नतीजे उस वक्त आए थे, 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने इन 30 में से जीती थी। जी, आज आप जो बता रहे हैं ये पूरा पलट है। कम से कम आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, पहली पूरी खेप में सब कुछ भगवा है। यहां पर 1 सीट जो कि तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है, यहां पर सारी चीजें भगवा के पास। उसके बाद फिर यहां पर 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है और फिर 1 सीट इस खेप में। कुल मिलाकर अभी तक 30 सीटों के जो हम रुझान सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल आपका कहता है, उसमें से सिर्फ 3 सीटें। क्या इसमें से कोई भी ऐसा कोई सीट है जो कि संशय वाला हो, जिसमें अभी असमंजस हो कि पता नहीं वो बीजेपी के पास है या फिर तृणमूल कांग्रेस के पास? देखिए, इसमें 3 सीटें, जैसे मैंने कहा कि इसमें 24 सीटें बीजेपी की कंफर्म है जी, और जो बाकी 3 सीटें हैं, ठीक है, वो उस डेटा में था, वो 3 सीटों पे बीजेपी को एज है। तो उस 3 सीट्स पे मतलब कि ये हो सकता है कि थोड़ा फेरबदल हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बदलाव की सुनामी चलती है तो कोई आइलैंड नहीं बचता है। यानी बंगाल के फर्स्ट फेज में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। दूसरे राउंड में 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें बांकुड़ा की 8, पश्चिम मिदनापुर की 9, पूर्वी मिदनापुर की 9 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर मतदान हुआ। फेज 2 में उस नंदीग्राम सीट पर भी वोटिंग हुई जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था। फेज 2 के एग्जिट पोल कहते हैं कि इस राउंड में भी बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया है। दूसरा फेज आप देखिए, यहां पर भी एकदम क्लियर कट मैसेज, क्लियर है एकदम, बीजेपी भगवा रंग में रंगा हुआ दूसरा फेज भी नजर आ रहा है। केवल 2 सीटें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट को बिल्कुल 1 भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य के खाते में भी 0 है। यानी यहां पर भी सीधे सीधे बीजेपी क्लियर कट जीतती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस पर, 55 सीटें बीजेपी के पास, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुले। ये बड़ा जबरदस्त ये है। सिर्फ 2 सीटें, दासपुर और केशवपुर जो कि शेड्यूल कास्ट की सीट है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसके अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि कई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। चाहे हम हल्दिया की बात करें, गोसावा की बात करें, और उसके बाद अगर आप पत्र प्रीतम, काको द्वीप, सागर, तुल्लुक, उसके पाकसकुड़ा, ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों ने
सुपड़ा साफ करने का मन बना लिया था। देखिए यहाँ पे अगर आप इधर की पहले रो में देखें गोसाबा पाथर प्रतिमा का, तो ये जो है जी। दक्षिण 24 परगना जो तृणमूल का गढ़ है, बिल्कुल ठीक है। और जहां पे याद रखें कि जो दलित आबादी है वो बहुत ज्यादा है, खासकर पौंड्र खत्री दलित है, यहाँ पे माइनॉरिटी आबादी भी है। और ये ऐसा जगह है जहां पे अभिषेक बनर्जी उनका एक फीफडम माना जाता है युवा कांग्रेस का। यहां पे जो आप देखेंगे कि बीजेपी की एंट्री आश्चर्यचकित है। बाकी जगह तो आप देख ले तो एक शुभेंदु अधिकारी थे और सब कुछ था जी। लेकिन ये जो फेज है ये आपका गेम चेंजर है कि दक्षिण 24 परगना की सीटों पे जब बीजेपी ने एंट्री लगाई। अजय सबसे इंपॉर्टेंट यहां नंदीग्राम है। बिल्कुल, ये दो ममता बनर्जी 5 दिन वहां जाकर बैठ गई थी। ये 2 सीटें जो अभी आप यहां देख रहे हैं, हल्दिया और नंदीग्राम, क्या विचार है आपका? नंदीग्राम जहां पर ममता बनर्जी बूथ के अंदर जाकर बैठ गई थी 3 घंटे तक, वहां पर बीजेपी। ये मत भूलिए कि नंदीग्राम का मूवमेंट सिंगूर के साथ चल रहा था, तो उसकी अगुवाई वहां पे ममता बनर्जी चेहरा थी, लेकिन खुद शुभेंदु अधिकारी वो कर रहे थे। वहां पे जो शहीद मीनार बना है वो इन्होंने बनवाए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के सेंटीमेंट के साथ जुड़े हुए। दूसरा, नंदीग्राम में पोलराइजेशन जबरदस्त हुआ। कहीं ना कहीं से वो अंतिम जो चुनाव हुआ है वो हिंदू बनाम मुस्लिम के फैक्टर पे दुर्भाग्य से हुआ है। लेकिन चूंकि इस आधार पे पूरे बंगाल में एक अंडर करेंट था, तो इसका सीधा फायदा जो है शुभेंदु अधिकारी को मिला है। एक तो ध्रुवीकरण का, और दूसरा वो उस मतलब कि नंदीग्राम की पहचान से काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो ममता बनर्जी का प्रभाव था, लेकिन शुभेंदु भी कोई लाइट वेट पर्सनैलिटी नहीं थे नंदीग्राम। अब बात करते हैं तीसरे राउंड की। तीसरे फेज में 6 अप्रैल को 3 जिलों के 31 सीटों पर वोट डाले गए थे। हावड़ा की 60, हुगली की 8 और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटें शामिल हैं। अगर हम तीसरे राउंड की बात करें तो यहां ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी को कुछ टक्कर देती दिख रही है। बंगाल के एग्जिट पोल में अब आपको तीसरे फेज के सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 31 में से बीजेपी 16 से 19 सीटें जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 10 से 12, कांग्रेस एक भी नहीं और अन्य भी एक भी नहीं। तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, टीएमसी पर भारी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले 2 फेज में जो ऐसा एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है कि बिल्कुल एक तरफा लहर बीजेपी के लिए है, यहां पर टीएमसी ऐसा लगता है कि फाइट बैक तीसरे फेज से कुछ कर रही है। हालांकि एग्जिट पोल अभी तक बीजेपी को क्लियर कट लीड में दिखा रहा है। हम आपको 3 फेज के आंकड़े अभी तक दिखा चुके हैं। सज्जन, आइए जरा इन सीटों का एनालाइज कर लें आपके साथ। ये वो तीसरे फेज की सीटें हैं और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, भगवा रंग में जीतती हैं ये एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है और हरे रंग वाली सीटें ये तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो बसंती, कुलटाली, कुल्पी, रायदीगी, इनमें से अगर आप सज्जन हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल सीट या कोई ऐसी सीट जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, वो हमारे लिए कौन सी होगी? देखिए इसमें उस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट आप तारकेश्वर देख ले, जहां से सपन दास गुप्ता मतलब ये चुनाव लड़ रहे हैं जी। उसके अलावे बाकी सीट्स को देख लें तो उसका ये है कि इसमें ये सब जो सबसे पहला जो रो है जी, जो बासंती है, कुलतली है, फिर ये देखें फिर ये दक्षिण 24 परगना की सीट्स हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण 24 परगना जो है, जो सुंदरबन वाला एरिया भी आता है, सारा कुछ आता है, जो हमने कहा था तृणमूल का ये सबसे मजबूत गढ़ था जी। तो जो सही में मतलब अगर आप इसमें देखें तो आप देखेंगे कि बासंती है, चूंकि यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण से आप वहां पे जीत रहे हैं। 3 राउंड के एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को जबरदस्त बढ़त दिखा रहे हैं। अब आते हैं चौथे फेज की तरफ। चौथे फेज में 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें हावड़ा की 9, हुगली की 10, दक्षिण 24 परगना की 11 के साथ साथ उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार की 5 और कूच बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल की माने तो चौथे फेज में भी बीजेपी का विजय रथ उसी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है जो रफ्तार पहले 3 राउंड में दिखी। चौथे राउंड की 44 सीटों पर कम से कम 30 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है। ममता बनर्जी को सियासी ताकत देने वाला किला ढहता दिख रहा है। एग्जिट पोल ने सिंगूर से बीजेपी के जीत की भविष्यवाणी की है। और अब आपके सामने बंगाल चुनाव के चौथे फेज का एग्जिट पोल। 44 सीटें थी इस फेज में और इसमें भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 25 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 11 से 13, कांग्रेस पार्टी 1 सीट
अन्य 0। तो इस चौथे फेज में हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त, पहले 2 चरणों में तो बिल्कुल एक किस्म का स्वीप दिखाई दे रहा है, तीसरे चरण में कुछ हद तक टीएमसी का कमबैक दिखा था, लेकिन बीजेपी उसमें भी आगे थी, और इस चौथे चरण में भी लगभग कमोबेश तीसरे चरण वाली स्थिति ही सज्जन दिखाई दे रही है। और ये वो सीटें हैं जो कि 44 सीटों वाले इस चौथे चरण में मतदान में गई थी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आप सज्जन आप इस तरफ आ जाइए, जो बीजेपी की सीटें हैं वो भगवा रंग कितना दिखाई दे रहा है आपको, एक नीला रंग इसमें जरूर जुड़ा है जादवपुर का, जहां पर कांग्रेस प्लस लिखा है, लेकिन इस पर ये लेफ्ट की सीट है सीपीएम की। तो यहां भी कांग्रेस को आपने कोई संतोष नहीं दिया? नहीं, ये लेफ्ट फ्रंट, हाँ जी, ये ठीक है। तो ये 4th फेज, ये रीजन कौन से हैं, इनकी डेमोग्राफी क्या है, चौथा चरण क्या बता रहा है? देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उत्तर बंगाल में ये कूच बिहार का एरिया है कुछ, और उधर आप उसके अलावा अलीपुरद्वार लोकसभा की सीटें हैं, जो कि हमेशा से बहुत 2019 में भी इसमें बीजेपी का स्वीप हुआ था, 4 सीटें जीत गई थी, जलपाईगुड़ी, उसके अलावा दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कूच बिहार, और वो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके राजवंशी दलित जो हैं वो बहुत, मतलब भूमिपुत्र भी खुद को कहते हैं और काफी बड़ी संख्या में, उसके अलावा नमशूद्रज भी हैं, और उसके अलावा हिंदू बंगालीज हैं। सितालकुची और सिताई, दिनहाटा, इन सब सीट्स पे तूफानगंज में थोड़े बहुत माइनॉरिटी वोट्स भी हैं, लेकिन ये जनरली क्या है, ये जो हिस्सा है उत्तर बंगाल का, वो अपने आप को दक्षिण बंगाल से थोड़ा हमेशा अलग करता है और राजनीति भी थोड़ी अलग करता है। तो बीजेपी को यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट जोन मिला हुआ है। बिल्कुल। अब सितालकुची की बात करते हैं। यही वो जगह है जहां पर सीआरपीएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़े तरीके से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपके हिसाब से टीएमसी ये सीट जीत सकती है क्या? ये सिर्फ उस फायरिंग के इंसिडेंट्स की वजह से, या यहां डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि तृणमूल के लिए बहुत फायदे की सीट रही? नहीं, ये मेन इसमें डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पे माइनॉरिटी वोट जो है बाकी आसपास के एरिया से ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे तृणमूल के जो स्थानीय नेतृत्व है उनका भी प्रभाव है, और इस कारण से मतलब कि सितालकुची और सिताई 2 सीट्स को हमने पहले ओपिनियन पोल में 50-50 में डाला था, लेकिन जब हमने किया था तो सिताई में हमें लगा कि ये इस बार बीजेपी के फेवर में निकल रहा है। सितालकुची हमने तृणमूल को दिया है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा मतलब एक अपना उसमें सब्जेक्टिव कॉल लिया है, तो हालांकि ये तृणमूल के लिए हमें लग रहा है, लेकिन परिणाम उल्टा भी हो सकता है। सीतालकुची पे वापस दोबारा आएंगे, लेकिन मैं टॉलीगंज की बात करूंगा सज्जन। यहां हमेशा से टीएमसी ने कहा कि लीडर्स का क्राइसिस है बीजेपी के पास, इसलिए उन्होंने एमपीज को उतार डाला, और यहां हम देख भी रहे हैं कि नुकसान होता नजर आ रहा है बीजेपी को। जी, उसका कारण यह है कि देखिए, अचानक से जो बाबुल सुप्रिय हैं वो एमपी थे, और वो 2 बार के एमपी हैं, और 2 बार के एमपी के साथ वो फैसिनेशन नहीं है लोगों में जो एक नए चेहरा के लिए। और बंगाल में क्या है ना कि स्टार कल्चर जो है वो चलता है, लेकिन वो साउथ इंडिया टाइप से नहीं है, वो तमिलनाडु या बाकी जगह पे चलता है। दूसरा, टॉलीगंज जो है उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर थी, कलकत्ता से सटा हुआ है, हालांकि ये आता है जादवपुर लोकसभा के अंदर में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी भी थी, और जो हमें जो देखने को मिला कि बाबुल सुप्रियो के आने के बाद भी कैंपेन जो डोर टू डोर होता है, बाकी जो आपको चाहिए, ये कोई गांव का एरिया नहीं कि लोगों ने मन बना लिया, यहाँ पे थोड़ा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे कारणों से हमें लगता है कि यहां पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।